आया आइडिया ये सब से? ओके, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। आप सबका यंग इंडिया का मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ भी अभी यहाँ पर यंग इंडिया जुड़ा हुआ है, जैसे कि एक रसिका करके लड़की है, शी ऑफ आवर स्टार। अनिल निवलकर है। अनिल निवलकर भी एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट है और वो भी हमारे ट्रस्ट के साथ, हमारे काम के साथ जुड़ा हुआ है। ये यहाँ पर परशुराम अगिवले है। परशुराम is a tribal farmer from हमारे he is also a star farmer like रसिका, और बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। ये इधर हमारे ऑफिस में बैठी हुई जागृति है और हमारे प्रणव जी है। he is looking after our trust and all that. So we're all very, very happy to meet you all. And thank you so much, all of you, for showing interest in understanding कि पूरे देश के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने किसान, फूड प्रोडक्शन और ग्लोबल वार्मिंग, ये तीन जो एस्पेक्ट्स है अपने लाइफ के, इस पृथ्वी के, इसका क्या संबंध है, कैसे संबंध जुड़ा हुआ है, ये मैं आपसे सबसे बताना चाहता हूं। मैं एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट 1970 साल में हुआ। उसके बाद मैं अमेरिका में था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस में मैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा। शायद आप सब लोग ये प्रिंगल्स या प्रिंजल्स पोटैटो चिप्स जानते होंगे। हाँ, जानते हैं। वो प्रोडक्ट का जो टीम ने बनाया, वो प्रोडक्ट, उसमें मैं था 1974-75। एंड आई लेफ्ट अमेरिका। वो उसके ऊपर जब काम कर रहा था, क्योंकि मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने मुझे बार बार खत लिख के अच्छी तरह से समझाया कि मैं उस देश में नहीं, इस देश में आकर सेवा करना जरूरी है, और यहाँ आने के बाद भी नौकरी नहीं, खेत में खड़ा रहकर काम करना जरूरी है। जो कि किसान के प्रॉब्लम्स क्या है, जो कि किसान क्या चाहता है, जो कि क्या करने से इस देश की खेती सही होगी, अच्छी होगी, ये करने से के लिए उन्होंने मुझे प्रवृत्त किया। उनका सुनकर मैं, आज मेरा उम्र 70 है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अच्छा किया, मेरे पिताजी का सुना और वापस आकर ये सब काम कर रहा हूँ। ऊपर वाले ने मुझे, मेरे हाथ में बहुत अच्छा काम दिया, जिसमें ये सब खेतीबाड़ी करते समय जो भी चीजें मेरे हाथ में ऊपर वाले ने दी, उनमें एक है कृषि पर्यटन, एग्रो टूरिज्म। मैं पहले ये जानना चाहता हूँ सुप्रीता कि क्या मैं हिंदी में ही बात करना जारी रखूं या अंग्रेजी में हमारे कुछ बात इंटर्न्स करूं? जो हैं वो केरला से भी हैं, तो उनको हिंदी इतना अच्छे से समझ में नहीं आती। इंग्लिश हिंदी मिक्स चलेगा। बढ़िया। Thank you so much, Suprita. See, God keeps me reminding that I should ask people in front of me whether I'm able to be communicative. In fact, I can communicate in Marathi the best. Sir, we have many Marathi also. Marathi interns are also there. We have Tejas and Akshay, जो कि मुंबई से हैं और नासिक से हैं, और काफी लोग, वेदांत भी है जो भी नासिक से हैं, तो काफी लोग मराठी भी समझते हैं। Yeah, they can come in contact with me personally on my directly, and I will interact with them in Marathi, Hindi, whatever they like. See, today I would like to meet you all. I would like to let you know what we are trying to do. I would like you to know the science behind food production. So once you know that, and once we know each other,
this is not just in 1 hour I will be able to translate or transform or transfer the technology which I have worked for since 1997-98. So this is only introduction. We meet each other and we know where to reach. So I can reach you for further help. You can reach me for your further questions. So this is how we can go today. And so in this whole aspect of, see, today the world is facing two really serious problems. One is the food shortage and second is global warming. In food shortage and global warming, rice is a very important crop because one, food shortage, rice is a staple food for 70% people of the world. All over the world, people eat rice. That's one. Yes. And second, rice is considered as threat to the world. Yeah, you want to say something, Suprita? No, sir, I was just agreeing with you. Please continue. Yeah. So many scientists in the world say rice is threat to the world. And there are two reasons. There are two reasons why people think around the world, scientific community think around the world that rice is threat to the world. So, rice consumes a lot of water. For some of you may be knowing and many of you may not be knowing, to be able to produce 1 kilo of rice, it requires 3,000 liters of water. To produce 1 kilo of rice, it takes 3 tons of water of nature to produce 1 kilo of rice. Similarly, rice is produced in standing water. So when there is standing water, there is anaerobic condition. Anaerobic means without oxygen. So this anaerobic condition, when organic matter decomposes, one of the most important product is methane. And this methane is 22 times more harmful than carbon dioxide for global warming. Now, so these are the two reasons why rice can become threat to the world. So the whole world was thinking how to solve this problem, how to get it over with. 70% people in the world need rice. In fact, rice is the first crop of the world, probably first crop of the world, which human beings started cultivating. And that is consumed by so many people and we cannot stop growing it. So the whole world for last 60, 70 years has been thinking how to grow rice aerobically. Aerobically means with oxygen, with the presence of oxygen, air at the root zone area, which is rhizosphere. Scientific community has been attempting it, but I believe in God a lot. I've been follower of Swami Sri Autobiography of a Yogi, Self-Realization Fellowship. Yogananda. Paramahansa Yogananda, yeah. From Ranchi. I'm sure some of you is from Ranchi here. Yes. So, I believe in God and God gave this technique to me. We named it SRT. So, before we proceed, I would like to let you see, I would like you to see the science behind this whole SRT technique and what world was looking for. So I'm going to, Anil, I might need your help here to share. Okay, take a look at this film.
नाहीये दादा, दिसत नाहीये. हाँ. जागृती जागृती दिसत Can you नाहीये. see it? Can you see it? दिसत नाहीये. It's not there, sir. हाँ? We can't see. दादा दिसत नाहीये. Okay, okay. हाँ. जागृती हाँ, 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 बोल बोल. सगळं ते दादा. बंद कर, स्टॉप शेअर कर परत. आता एक काम कर तू, पुढे बोल. आता तू फोल्डर मध्ये जा, प्रेझेंटेशनच्या फोल्डर मध्ये जा, त्या व्हिडिओला राईट क्लिक करून ती ओपन कर आणि ओपन करून पॉज करून ठेव आणि नंतर परत शेअर स्क्रीन मध्ये जाशील तेव्हा तो डायरेक्ट जो व्हिडिओचा ही तिथे तुला समोर करायचा. व्हिडिओ ओपन करताना ती ओपन विथ फोटोज करा. जागृती कळलं का तुला काय बोललो ते मी? ऐकू आलं का? हाँ, एक मिनट. परफेक्ट, बरोबर. You feel hopeless about climate change and the बरोबर, damage दिसतोय, आवाज येतोय, छान. we are doing to our planet? Yes, sir. Perfect. But then I was shown a new problem, which made the solution so obvious and so within reach. A solution that's right under our feet. Climate change is all about too much carbon in our atmosphere. But carbon's not our enemy. It's the building block of life. Everything alive is made of it. It's us. The problem and the solution are simply a matter of balance. Let's step back and look at the 5 pools of where carbon is stored on planet Earth. Starting about 500 million years ago, when plants appeared on land, carbon began to cycle in an amazing balance, a balance that allowed for life as we know it to evolve. Then one life form, us, figured out how to extract carbon from the fossil pool. Then we burned it for energy, putting it into play, disrupting that balance. The way we manage land and do agriculture is moving even more carbon from the soil and biosphere into the atmosphere. Specifically, we've moved 880 gigatons of carbon dioxide into the atmosphere, which is heating up the planet and destabilizing our climate. Now, the oceans have absorbed a lot of this excess carbon, which is resulting in ocean acidification and accelerating a mass extinction of sea life. So in order to save life as we know it, of course, we have to stop releasing fossil carbon. The big question is, where do we put this excess carbon to get this cycle back into balance? Well, remember when I said that the solution is right under our feet? It literally is. It's the soil. Plants, with sunlight and water, perform photosynthesis. They pull in carbon from the air and turn it into carbohydrates, sugars. Then they pump some of those sugars down through their roots to feed microorganisms who use that carbon to build soil. Voila, carbon moved. Plants pump it in and soil stores it. Nature's living technology is amazing. Scientists have recently discovered that applying a thin layer of compost sets up an ongoing positive feedback loop that brings more and more carbon into the soil each year. In concert with other regenerative practices like not tilling the soil, planting trees, cover crops, and planned grazing, we can build and retain gigatons of soil carbon. This is carbon farming. This is regenerative agriculture. And there is nothing more powerful than an idea whose time has come. Unlike more carbon in the atmosphere, more carbon in the ground is good for us. It makes healthy soil, which is nutrient rich, full of life, and holds way more water. This means more nutritious food and crops that are more resilient in the face of drought. That's good news for farmers, families, and everyone that eats. Remember this.
The way we grow our food, fiber, and fuel either puts carbon up into the atmosphere or it pulls it down into the ground. The regeneration of soil is the task of our generation. Our health, the health of our soils, and the health of our planet are one and the same. नहीं तब नहीं बोलना है ना. So my friends, in short, you understood this. In fact, I sent this film earlier to Suprita so that she could share it with all the friends. This is a very, very important film. This is only 4 or 5 minutes of film. Suprita, you agree, Suprita? Yes, sir. Yeah, this is something very, tells the whole science of solving 2 very important problems of the world. One is food shortage and second is global warming. So what we need a regenerative method of agriculture. And according to the great scientist, I don't know if it's Albert Einstein, he said that we cannot go on the same path to solve a problem which created that problem in the same place. So what we need is a different approach. We need a radical approach for solving these very 2 important problems. SRT is such a method. It's a very different approach, but most importantly, today, when whole world is talking about modern agriculture, they mean robotics, they mean big tractors, they mean a lot of chemicals, they mean very modern fertilizers. So we have to go a different approach, a different way to solve this problem. And I think God has created a nice prasad and gave it to my hand, and that we named as SRT. I'm going to show you a 5-minute English film of SRT. But before that, I want to give you 3 questions, 3 thoughts to keep thinking while we are all interacting today. Thought number 1, as far as regenerative agriculture is concerned, do we want earthworms in our field or we don't want earthworms in our field? Do we want aerobic microbes in our field or we don't want aerobic microbes in our field? It's exactly, if it is a regenerative method, the earthworms and microbes come to the farm, come to the land. And if it is degenerative agriculture, then earthworms and microbes go away. This is one thought. Second thought, should we give importance today? Because today we have to feed 9 billion people or whatever that number is. I don't know, and I don't know how to write billion, but it's a huge number of people in the world that we need to feed. Out of all those, 20% sleep hungry. So it's a major problem. In another 5 to 10 years, hunger is going to be a major problem. Hunger will create wars. So we have to be worried about it. So today, in today's situation, in today's scenario, whether we should give importance to healthy soil or should we give importance to heavy mechanization and lot of money earning to the farmer, what should we give importance? We must give importance to the healthy soil first. And while we give importance to healthy soil, it automatically solves all the problem. Doubling of farmers' income becomes very easily possible if it is a regenerative method of farming. That is imbibed in SRT. And you will come to know that as we open up more pages of our technique with my whole team which is present here. And the third very important thing which I would like to share with you, you know, Parshuram and myself, we were traveling yesterday to an area where there were a group of farmers
in remotely placed group of farmers. On the way, we were discussing these things, that what should we share with you. So these are the three things. And the third thing, when we are building a house, do you think the foundation of the house should be really strong? And should we spend more efforts on that, or should we make the upper portion, which should be good looking and you know, good painted and all that? I'm sure you all agree we must spend our efforts on foundation. So these are the three things I want you to keep thinking while you are working on this project of rice food production. And I will open up few more pages for you as we go along. I want to share you now the 5-minute documentary, English documentary, what is SRT and how SRT is a regenerative method of farming. Sir, so I have just one thing. Yeah, please. Could you elaborate on what exactly is regenerative agriculture? Like we have we have read about it, but okay, yeah. All right, I will do that. Okay, come there. After the video also, yes. Yeah, it's okay. No, I will. Very good question. I'm really glad. I'm glad you stopped me at the foundation level itself, so that we know how deep in the foundation we need to go. Regenerative means the meaning of regenerative, something which keeps building. The modern science, which is taught all over the world, whether it is taught in any of the University of India or in America or in China or Russia, they all teach that if you take a crop of rice, the soil gets depleted of nutrients. So you need to add nutrients into the soil. Yes. And for which এখন নামবো না, এখন পারবো না, আমি একদম নামতে পারবো না। না এখন বলতে পারবো না, আমি এখানে বসে কথা বলবো, পরে করবো, এটা আমি করে দেবো। Okay, somebody is managing it? Yes, I did. Okay, yeah. And at the same time, we need to feed so many people. So when you are trying to achieve these two objectives, naturally, the objective, and then the farmer get money if they produce more. Yes. So farmer's objective is to produce more in their field. So what do? They use more and more powerful machines. And machine, for example, is the tractor. They use the most powerful tractor to till the soil. They plow it, they puddle it, they pulverize it, and so on. So they use bigger and bigger machines. And when the machine is used, say for example, plowing, I told you, the most important help that is given to a farmer to produce more is not by machine, is not by variety of the crop, is not by the fertilizer that is given, it is not the weather or the water. The most important thing that factor helps the farmer to get better yield is not visible to the farmer. They are microorganisms. Microorganisms are the most important factor that helps farmer to get better yield. And for those microorganisms, plowing land once is equivalent to one tsunami, one wildfire, and one major flood putting together. I will repeat, plowing land once is equivalent to one tsunami, one wildfire, and one big flood to the microbes who have come to help the farmers. Just imagine, the farmers usually plow their land 2 to 3 times a year. What are we doing? And it is also causing huge amount of erosion. Each year from the world, we wash away equivalent to one Brazil, the land of Brazil. We wash away, or say like 6 inches of soil of the topsoil of Brazil is washed away into the ocean. It's all because of the plowing.
And what are we doing? The research and development, as far as the agriculture engineering is doing, they are coming up with bigger and bigger tractors. They are coming up with tractors that will run by robots. So that is something really bad. Plowing is bad. Plowing is degenerative method of agriculture. Whereas regenerative is each time the farmer takes a crop in this field, the land also should, the motherly land should also become happy. So according to us, our philosophy of SRT, our philosophy says that it was the plan of Mother Nature, it was the plan of Almighty God that when a crop grows, the fruit and the grain is for human being. The middle portion is for the animal, and the portion below the land is for the land and not for plowing. It's not inconvenience. It should go back to the land. So this is, if this philosophy is made possible to the farmer should accept it. Now, when farmer can accept it? Farmer can accept it only when there are two things. One, it should be easily available, it should be easily usable. And second, it should be remunerative. It should pay him back well. And that technique is SRT. SRT is a regenerative method. Each time the farmer takes the crop, the land doesn't get depleted, the land becomes richer. The land becomes richer. And to tell you the scientific fact, you have heard photosynthesis. Photosynthesis takes place in the presence of sunlight. Yes. So photosynthesis is a method where plants produce food. They use sun energy and they convert that energy into sugars. Those sugars are converted into complex materials such as proteins, vitamins, fats, oils, and all that. That is the resynthesis. Second step, resynthesis. Third step is exudation. Whatever sugar that the plants produce, 40% sugar is put back into the soil through roots. That is exudation. Until recently, until 70, 80 years ago, scientists believed that plants are crazy, plants are stupid. They have leaky roots. They are leaking away the hard-earned sugar. But see how smart the human beings are? Whatever technology that is developed by nature by millions of years ago, scientists in just like that believe that plants are stupid. But they are not stupid. They are very smart. They do that. They give that sugar so that they support the microorganisms in the rhizosphere. So first step is photosynthesis, second is resynthesis, third is exudation, and fourth one is humification. In humification, the microorganisms take the waste material of the plants, such as fallen leaves, bark, seeds, fruit, everything that is fallen on the ground. The microorganisms convert that organic matter into a stable form, that is humus. And once the humus is formed, once the leaves, bark, dead wood is converted into humus, very fine particles, black particles, the humus is the finest and the final form of organic carbon that remains in the soil for 50 to 100 years. It is available to the plants as soon as they need it, as soon as they can use it. So these are the four very important steps: photosynthesis, resynthesis, exudation, and humification. If these processes continue, this is a regenerative method of agriculture. This regenerative method of agriculture breaks, it gets hurts as soon as the soil is plowed. We start going in the westward looking for an east direction.
We jump into the ocean looking for life rather than looking for life on a nice land, healthy land. So these are all very wrong. In other words, you know, in India, I'm sure everybody knows eating like this rather than like this. You should eat like this or you should eat like this. If you try to plow the land, you are eating like this. So I hope you understand that's good enough for regenerative method of. Yes, sir. Yes, sir. Good enough. All right. So let's take a look at the technique, the simplest technique evolved in the world. That's SRT. According to many scientists in the world, SRT is likely to write history. Namaste, I'm Chandrasekhar Bhatsavale. I'm speaking from Sagunabad, Nera district, Raigad, and I will be talking about rice-based farming system. If you have heard of Stephen Hawking, recently he has said, world is coming to a catastrophic end. Somebody show me their thumb. Of food shortage Suprita? and global warming. World population is growing. Population's demands, their wants are also growing. But at the same time, farmers are giving up. Farmers are not interested. We have to be worried about global warming and food shortage at the same time. Is there a solution for that? The rice farmer is always standing in the water, and where the soil needs to be plowed, the puddling has to be done, and transplanting of rice seedlings have to be done. Rice farmers are usually very small, and they are also poor farmers. So puddling and standing in the water has got one more aspect, and that is generation of methane gas, greenhouse gas. And you probably know, methane is 22 times more harmful than CO2. Global warming is directly related to the rice cultivation. And how many people in the world eat rice? 50% people in the world eat rice. And many scientists in the world are saying rice is a threat to the world. Our team SRT, has come up with a new technique. Our technique SRT means Saguna rice technique, where no ploughing, no puddling, and no transplanting is required. But at the same time, the yield of the crop is at least double, and sometimes it is triple. The cost of production has reduced by 50%. If irrigation is available, a farmer can take 2 more crops in the same field, increasing the land utility by 300%. Above all these advantages, one of the most important advantage is that soil organic carbon goes up. It goes up by 0.5% per year, because in this system, we leave the roots of the previous crop in the soil, and those roots add organic carbon to the soil. This is a zero-till conservation agriculture, climate smart agriculture technique. Whole world was looking for something like this, but God gave this technique to us. We handed this technique first time to the farmers in 2013, when we had 30 farmers in 2 districts of Maharashtra. By last year, which is 2015 Kharif, 2,000 farmers were adopting this technique in 10 districts of Maharashtra. And this year, it is expected to cross the number of 3,000 in all 13 districts of Maharashtra and 6 nearby states to Maharashtra. This simple technique involves making of permanent raised beds and use of one very simple tool, which is called SRT frame, to dibble the seeds onto the beds. The technique involves rotation of different crops. A thoughtful distribution of all the produce is designed in this system, where the grain and the fruit is for human being, the straw and the leaves are for animals, and the roots are for the land. SRT farmers have demonstrated presence of earthworms for the first time in the world while the paddy is cultivated in the Kharif season. Presence of earthworms
also is an indication of this system is an aerobic method of paddy cultivation. And if it is aerobic method of paddy cultivation, naturally there is no methane generation from this type of paddy cultivation. At the same time, we have observed that all the nature has returned to Saguna Bagh. The birds have come back. You can see a lot of reptiles and so many other animals which are favorable. And not only this, even the butterflies. This is creating hope for rice production without the byproduct of global warming. I confirm at this point that soil carbon management is key issue for food security and global warming. We also feel it may be possible to revert effect in the desert by carbon management of soil. So this SRT, by the way, we got the technique first and then we came to know about the science. We did not know the science of this whole regenerative or no-till or conservation agriculture. We came to know about the science little later. Before I go to a little bit more of our presentation, I told you there are several farmers. One of our most important star farmer is Parshuram. But Parshuram is not comfortable in Hindi or of course English. He is a tribal farmer, but he can speak so fantastic. If it we is would love to listen to him, even if it is Marathi. We have Marathi people who understand, and I also understand little bit of Marathi. Wonderful, wonderful. So I give you double delight. Here it is. There is this one more farmer that we have. Her name is Rasika. She's right there. Rasika, I would like आप जरा हिंदी में, आप किसान हो. Rasika also is agricultural graduate. Achha. And Rasika is our second year SRT farmer. Amazing, amazing. उनको जो कोई रिजल्ट्स मिले हैं कि क्लाइमेट स्मार्टनेस ऑफ SRT के जो भी उनको रिजल्ट्स मिले हैं, they are just amazing. Anil, can you share if possible? तो दीजिए फोटो दाखव. Okay, रसिका, आप जरा बातें चालू करना हिंदी में. हम कोशिश करते हैं कि आपके फोटो स्क्रीन पे हम शेयर करेंगे यहाँ से. जी जी, मैं कर देती हूँ सर, हो जाएगा. ओके, नमस्कार, आप सभी को सुप्रभातम. मेरा नाम रसिका है. दादा ने अभी मेरे बारे में जानकारी दे ही दी है आपको. मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ जी, बराबर आ रही है. हाँ, ओके. सो 2019 में खेती करना स्टार्ट किया है. मेरा बैकग्राउंड एग्रीकॉस है. बहुत सारा काम कर रही थी, लेकिन मेरे तालुके में जो भी कुछ काम चल रहा था वो पारंपरिक चल रहा था. और मेरी जो पढ़ाई है वो एग्रीकल्चर होने के और बहुत सारे कांटेक्ट होने के बाद भी मैं कुछ पारंपरिक के अलावा कुछ कर नहीं रही थी. तो एक दिन नहीं, 2-4 साल पहले शेखर दादा जिनसे हमारी मुलाकात हुई बहुत अच्छी तरह से. और उनकी जो SRT तकनीक है वो मैं जानती थी. बहुत कुछ उनके बारे में सुना था, पढ़ा था, लेकिन जैसे आप आज का जो अपने वेबिनार रखा है उस तरह से मेरा कुछ वैसा था. तो मैं उनके साथ रह के उनके सगुना बाग में जाके उनके यहाँ सीख के आई कि किस तरह हमें SRT करना चाहिए, SRT क्या है, SRT के मूल तत्व क्या है, ये मैं खुद पहले सीखी. 2019 में मेरा खेत का पहला बोना शुरू हुआ. तो मेरा जो खेत है वो नदी के बाजू में ही है. तो उसमें बाढ़ बहुत बार आता है. तो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सब बोलते थे कि यहाँ खेती करना दिमाग को खाने जैसा ही है, यहाँ खेती हो भी नहीं सकती है. मैंने बोला ऐसा
क्या है, खेत में खेती हो नहीं सकती, ऐसा क्या है? तो मैंने वो बोले नहीं, अभी उनका जो अनुभव था कि मानसून में जब भी उन्होंने सीड्स लगाया है या धान बोया है, तो कभी भी एक बोर में धान के लिए घर नहीं ले पाया। मैंने बोला ठीक है चलो, उनका भी राग मैंने ये करके अपना खेती करना स्टार्ट किया। तो सीड्स का बोना हो गया और 8 दिन में ही वहाँ बाढ़ आ गई। और मेरे चाचा जी ने मेरे खेत के बाजू में ही वहाँ उन्होंने धान लगाए थे और मेरी खेत में मैं एसआरटी तकनीक से धान लगाया हुआ था। अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ खेत के बाजू में ही मेरा फार्म आप देख रहे हैं कि मैंने हाथ कहाँ तक पानी आ गया था। अभी खेत की जो ऊंचाई है और मेरी घर की जो ऊंचाई है वह करीबन कुछ 15 फीट तक ऊंचा है। तो इतना बाढ़ आने से या पिछले साल इसी खेत में कंटिन्यू 4 डेज ऊपर 15 या 20 फीट पानी रहा है, लेकिन ऐसा माहौल होने के बाद भी मेरा जो धान था वो किसी भी तरह से बाढ़ से बह नहीं गया। लेकिन मेरे चाचा जी का जो खेत था उसमें से उनका पूरा का पूरा खेत बह गया और वो मुझे तब इस एसआरटी तकनीक पे बहुत ज्यादा विश्वास होने लगा कि नहीं, ये हो सकता है, फार्मर ने करना चाहिए। इसके बाद मेरे खेत में बहुत सारे जमीन में बहुत सारे रहते हैं। मेरे खेत के जमीन की जो जड़न गड़न रहती है, जो उसके गुणधर्म रहते हैं, उसमें भी बहुत सारे बदलाव दिखने लगे। तो ये सब होने के बाद भी मेरे खेत में 1 साल का जो भात स्पिक स्पर्धा रहता है, तो 1 गुंठे में से 70 किलो इतना धान निकला। और ये धान इतना बाढ़ होने के बाद भी निकल सकता है, तो इस एसआरटी तकनीक में जो दादाजी इस तकनीक के जनक है, तो ये 100% श्योर हुआ कि इस तकनीक में खेती करे या फार्मर इस तरह की खेती करे तो मेरी खेती बाढ़ में जाने के बाद भी इतना अच्छा मुझे रिजल्ट मिल सकता है, इतना अच्छा उत्पन्न मिल सकता है, तो बाकी के खेत फार्मर को भी मिल सकता है। इसलिए लेकिन पहले मैंने अपना ये किसी को बताने से पहले मैंने अपना ये जो प्रयोग था मैंने अपने खेती में करना स्टार्ट किया था। इसके बाद जो धान की कटाई हुई और उसके ऊपर जो छोटे छोटे पेड़ आते हैं वहाँ उसको अच्छी तरह से छिड़काव करके वहां फिर से हमने वाल, मूंग, मटकी इस तरह के कडधान्य लगाए। और तीसरा जो क्रॉप था वो मूंग था। तो साल भर में हम एक ही खेती में अच्छी तरह से नियोजन करें और एसआरटी तकनीक करते हैं तो 3 क्रॉप्स हम साल भर में ले सकते हैं और अच्छी तरह से आमदनी हासिल कर सकते हैं। आर्थिक के हिसाब से बोल दिया जाए तो मेरा पूरा प्रॉफिट और मेरी जो भी कुछ खर्चा हुआ था उसमें से मैंने साल भर में 1.5 से 2 लाख रुपए कमाया है। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, उस तरह का मैंने जो जिस टाइम पे मैंने राइस को बेचा है या मेरे कुछ कडधान्य को बेचा है तो मैंने वो लिखा हुआ है और ये सभी इस तरह का मैंने लिखा हुआ है और ये आपको मैं दिखा भी सकती हूँ। लेकिन ये करने से मैं थमी नहीं, मैं शेखर दादाजी का सलाह लेके मैंने मेरे अपने तालुके में बहुत सारे फार्मर्स तैयार किए और इस साल में करीबन 100 से ज्यादा फार्मर्स है जो एसआरटी तकनीक से खेती कर रहे हैं और वो बहुत आनंदी है और बहुत खुश है कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि सिर्फ जो धान की खेती पारंपरिक जो रहती थी कि उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती है। एक ही हमारा जो डिवीजन है वो कोंकण डिवीजन है, तो उस डिवीजन में बहुत सारा बारिश होता है और इतना बारिश होता है कि बहुत 125 मिली से भी अधिक होता है। इस वातावरण में केवल हम धान की खेती ही कर सकते हैं।
लेकिन उन्होंने जब मेरी खेती देखी तो वो आश्चर्य हुए कि इतनी अच्छी खेती। और मेरी तो ये सोच है कि हम कैसे भी दिखे, लेकिन मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि हम कैसे भी दिखे लेकिन हमारी खेती जो है वो अच्छी दिखनी चाहिए। तो उस हिसाब से वो भी मेरे ऊपर भरोसा रखा उन्होंने, और उन्होंने भी खेती कर ली। और तालुके में बहुत अच्छी तरह से खेती उन सभी की है और बहुत वो आनंदी है। और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है शेखर दादा जी को जाता है कि उन्होंने हर एक क्लाइमेट में, हर एक वातावरण में जिस तरह की राइस की वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हो जाती है, तो हर एक स्टेप में या हर एक अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह का उसका देखभाल करना चाहिए। एक्चुअली देखभाल करना ये शब्द अभी एसआरटी तकनीक के लिए ज्यादा सूट नहीं करता है, क्योंकि एसआरटी तकनीक ही ऐसी है कि एक बार बीज बोया जाए तो उसके बाद किसी भी तरह की उसको देखभाल करने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। लेकिन एक आनंद इतना मिलता है कि कोई भी फार्मर इस तरह की तकनीक से, एसआरटी तकनीक से राइस लगाता है तो उनको चैन ही नहीं आता है कि वो सुबह और शाम उनको खेती देखे बिना रह नहीं जा सकते। इतनी अच्छी तरह से खेती वो होती है। और बहुत सारी चीज ऐसे है कि एसआरटी तकनीक में हमें किसी भी तरह के मनुष्य बल ज्यादा नहीं लगता है, किसी मनुष्य के ऊपर डिपेंड नहीं होना रहता है। और इसके बावजूद भी हमें किसी भी तरह का मानसिक त्रास खुद को नहीं होता है। ये बहुत सारी चीज एसआरटी तकनीक में होती है। जिस तरह दादा ने रूल बताया कि एसआरटी तकनीक, सगुणा राइस टेक्निक जब हम लगाते हैं तो रेस बेड करना पड़ता है, एक साचा रहता है, उसके ऊपर अच्छे से उसको। रसिका, हेलो। हाँ हेलो। थैंक यू। आई थिंक हाँ, अभी लोग क्या है तो बहुत बढ़िया है तेरा सब, अभी नहीं तो लोग मुझे भूल जाएंगे। रसिका, लोग मुझे भूल जाएंगे। ओके, नो इश्यू दादा, चालेल। इतक्यात थांबू का मग? तुर्तास मी थांबू का? हो, थांब. Okay, now you can listen to Parshuram in Marathi. जी तेजस और अक्षय वेदांत वो आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं इन मराठी। जी नमस्ते। नमस्कार। पहिला मी आपल्याकडे माफी मागतोय का मला हिंदी तर समजते पण इंग्लिश मात्र समजत नाही, पण हिंदी बोलता येत नाही। आपण जे बोलतोय ते हिंदी पूर्णपणे समजते तर बोलता येत नाही, त्याबद्दल पहिला मी क्षमा मागतोय। कारण मी खूप छोटा शेतकरी आहे आणि या शेतीतून आपलं जीवन कसं जगावं हे शेखर दादाकडनं शिकलो। तर पहिलं शेती करणं हा विषय जो आहे खूप कठीण आहे। शेतीतून जीवन जगणं त्या शेतकऱ्यालाच त्याचा अनुभव आहे की शेतीतून पूर्णपणे आपले आयुष्य काढणं, आणि त्याही छोट्याशा क्षेत्रातून, म्हणजे 1-2 एकर मध्ये जर आपलं क्षेत्र असेल आणि पूर्ण आयुष्य आपल्या शेतीतून जगायचंय, पूर्ण आपलं मुलं घर हे सगळं शेतीतून चालवायचंय, तर शेतकऱ्यांसाठी खूप कठीण आहे। त्याच्यामध्ये अनियमित पाऊस पडणे, इतर गोष्टी अडचणी येणे, खूप म्हणजे पाण्याचा अभाव, पावसाचा अभाव, ह्याच्यामध्ये शेती करून जगणं। आणि ह्या युगामध्ये तर खूपच अडचण आहे, कारण ह्या युगामध्ये ना प्रत्येकाच्या गरजा खूप, मुलांचं शिक्षण, इतर गोष्टीमध्ये जे शेतकऱ्यांना जे पाहिजे ते आपल्या सामान्य जीवनाला जे पाहिजे ते शेतीतून मिळवणं खूप कठीण आहे। आणि शेतकरी हा नेहमी शेतीच्या चक्रामध्ये इतकं अडकून पडलेला असतोय की त्याला वेळ भेटत नाही। जरी कोणतंही एखादं शेती पीक घ्यायचं असेल तर त्याला त्या पूर्णपणे 2-3-4 महिन्यापर्यंत त्या शेतीचं पीक येसपर्यंत वाट पाहावी लागते। त्याच्यात जर अडचणी आल्या तर खूपच त्रास होतोय। तर असं करताना शेती कशी असावी, तर शेती मी ज्यावेळेस सुरुवात केली ती फक्त आपल्या गरजा, आपल्या कुटुंबाच्या गरजा भागाव्या त्यासाठी शेतीत मी एसआरटी हे म्हणजे मी पारंपरिक पद्धतीने जेव्हा करत होतो तेव्हा खूप अडचणीला सामोरं गेलो, इतका अडचणीला सामोरं गेलो की एक वेळ
वेळ पडली तर एक वेळचं जेवण मिळणं सुद्धा मुश्किल, अशा परिस्थितीतून शेती करत वर्षभर शेती करायचो. पण जेव्हा SRT पद्धत जी दादांनी हे केली, तेव्हा मी फक्त माझं पोट, माझं घर, माझं कुटुंब चालावं या दृष्टीने मी त्या पद्धतीकडे वळलो. मला याच्यामध्ये काही चांगले गोष्टी आहेत याचं अजिबात ज्ञान नव्हतं, कारण मी एक मला असं शेतीमध्ये काय वेगळं असतं असं मला काही माहिती नव्हतं. फक्त शेतीमधले कामं सोपे व्हावेत या दृष्टीने मी शेतीमध्ये पडलो. हा, पण हे शेतीचा एक चमत्कार असा आमच्या लक्षात आलाय, जे आम्ही छोटे शेतकरी खूप आहोत आणि आम्ही आदिवासी मध्ये मोडतोय, त्यामुळे शेतीमध्ये एक आम्हाला असं आलं का शेती हा ट्रॅक्टर, बैल याच्यावर चालणारी गोष्ट आहे. सतत तिची नांगरकी, सतत तिची रचना, कोणतंही पीक घ्यायचं असेल तर त्याला वेगवेगळ्या पद्धतीमध्ये आपल्याला ते करावं लागतं. आणि ह्या सगळ्या अडचणी शेतकऱ्याला सांभाळून, एक पावसाचा अभाव, पाऊस कमी पडणं, भरपूर पाऊस पडणं, कधी खूप गारपीट होणं, त्याच्यात ते पीक पूर्ण वाया जाणं, ते छोट्याशा शेतीमध्ये एवढ्या अडचणी, त्याच्यामध्ये ते सगळं असताना SRT मात्र ह्याला अपवाद ठरला. SRT मध्ये आपण एकदाच नांगरतोय, एकदाच वाफे करतोय आणि शेतकऱ्याला मात्र पूर्णपणे मोकळा करतोय, कारण याच्यामध्ये फक्त आपल्याला बीज टाकायचे आणि कोणताही भर, कोणती त्याला मशागत विना शेतकऱ्यांना याच्यामध्ये पीक घेता येते. आणि असं पीक की इतर शेतकऱ्यांच्या अगोदर, आणि तेही कमी कमी त्याला खाद्य देऊन आपण ते पीक घेऊ शकतोय. आणि ह्या पद्धतीने आम्ही पहिले भात घ्यायला जेव्हा सुरुवात केली आणि तेव्हा आम्ही फक्त पिकाकडे आमचं पोट भरावं या दृष्टीने त्या शेतीत उतरलो. पण नंतर त्याच्यामध्ये कळलं SRT नुसती शेतकऱ्यांसाठी SRT पद्धत आहे असं नाही, ती सगळ्या निसर्गाला अनुकरून अशी ती SRT पद्धत आहे. त्याच्यामध्ये शेतकऱ्याला तर ती सांभाळतेच, शेतकऱ्याचे सगळे कष्ट दूर करतेच करते, पण त्याच्यामध्ये 2-3 गोष्टी आणखी खूप छान आहेत. त्याच्यामध्ये ऑटोमॅटिक पाणी मुरण्याचं काम होतंय, त्याच्यामध्ये गांडूळ येतात, शेतकऱ्याचे मित्र येतात, त्याच्यामध्ये अजून जे काही जमिनीला खाद्य पाहिजे ते शेतकऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारचं खाद्य न घालताना त्या जमिनीमध्ये तयार होत आहे. आणि जमिनीची ओल म्हणजे नमी ही सुद्धा इतकी भरघोसपणे टिकून राहते. म्हणजे आपल्याला एखाद्या शेतकऱ्याला एखाद्या पिकाला समजा 8 दिवसावर पाणी द्यायचं असेल तर ते 15 दिवसावर पाणी द्यावं लागतं. म्हणजे तर एवढ्या गोष्टी नंतर आमच्या लक्षात आल्या का SRT नुसती एका छोट्या शेतकऱ्याची किंवा इतरांची नाही, तर ती निसर्गाला सांभाळणे अशी SRT पद्धत आहे. आणि ती शेतकऱ्याला इतकी पुढे घेऊन जाते की शेतकरी एक पीक घेणारा असेल एखादं, तर ती 3-3 पिकापर्यंत ती शेतकरी SRT घेऊन गेली, आणि तेही कमी म्हणजे कमी कष्टामध्ये, अशी ती SRT आहे. आणि त्याच्यामध्ये नंतर मग SRT मध्ये आम्हाला असं वाटलं का फक्त भात येते, आम्हाला फक्त त्याचं नाव पण आहे सगुणा भात लागवड पद्धत मराठीमध्ये सांगायचं, पण आम्हाला वाटलं तसंच आहे, पण तसं नाही. त्याच्यामध्ये नंतर मी 23 प्रकारची पिकं घ्यायला सुरुवात केली, जी पिकं कोकणामध्ये सहजासहजी येत नाही. त्याच्यामध्ये खूप म्हणजे कडधान्य. Are you able to see this slide here? Yes, sir. Okay. तर याच्यामध्ये अनेक प्रकारची पीक रचना घेता यायला लागली, तीही कोणत्याही प्रकारची मशागत न करताना, आणि शेतकऱ्याकडे फक्त लावायचं आणि पीक घ्यायचे. गरीब शेतकरी SRT पद्धतीने इतका उत्तम पद्धतीने आपलं घरदार चालू शकतोय आणि निसर्गालाही मदत करू शकतोय. हे SRT एकच असं तंत्रज्ञान आहे की त्या SRTच्या तंत्रज्ञानातून आपण सगळ्यांचं म्हणजे निसर्ग, शेतकरी आणि हे सगळ्यांचं आपण एका पद्धतीमधून सगळं आपलं टिकून आणि सगळ्यांना मदत करू शकतो. तर धन्यवाद. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Yeah, how you like that, Suprita? Yes, तेजस ने हमारे टीम से ट्रांसलेट कर दिया था, तो सब लोगों को समझ में आया होगा और बहुत अच्छा. मतलब एक जहाँ पे एक क्रॉप आती थी वहाँ पे वो 23 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कर रहे हैं, तो बहुत ही अमेजिंग है ये. Absolutely. Yeah, and 23 crops का जो भी produce है, that he is able to keep whatever is required for his family. He's keeping it in his family, plus he's selling. So earlier with traditional method, by selling his crop, he was getting 15,000 rupees from his 2 acres of land. Now, and those were only 4 types of crops. Now he's taking 23, 25 different types of crops from the same 2 acre,
he's earning 3 lakh rupees. Wow. Plus he's got a lot of time available and his confidence has increased. His dignity has increased in the society. This is a win-win-win situation Yes. by Absolutely. SRT method. And this is what we would like to share. We would like the farmers to take it. And by giving it to the farmers, we don't want anything. We don't want to sell anything. We don't want to take any money from them. We don't want to take a share of the farm produce. We just want to see the farmer becoming happy. And मेरे प्रणाम आपके गुरुजी को मेरे बहुत बहुत प्रणाम. जरा उनको पहुंचा दीजिए, हमारे सभी SRT किसानों के प्रणाम उनको पहुंचा दीजिए कि ये हमें आशीर्वाद दे. गुरुजी, आपके गुरुजी हमें आशीर्वाद दे कि ये काम हम आपके थ्रू आगे ले चले. हम देखें कि इस देश के, इस वर्ल्ड के सभी किसान खुश हो जाए, आनंदी हो जाए और इस देश का पर्यावरण सुखी हो. और इसलिए ये सभी तंत्र है. हम आपके साथ अभी समय कितना है? 10 तो बज गए. What do you say, Suprita? I can continue talking for some more time, but do you think it's a good idea to take some questions from your friends? Yes, sure, sir. So, sir, Ananta is from Kerala, and from his region, flood is a major problem. So maybe Ananta, you can ask your question. Also, Subranil is also from Odisha, and वहाँ पे भी यही same situation होता है कि flood की बड़ी समस्या है. तो वहाँ पे कैसे क्या solution लाया जा सकता है? Subranil और Ananta, you may ask your question. Ananta, Subra. Can Ananta listen to me here? Okay, yeah, Subranil, yeah, go ahead. मेरा एक ये सवाल था कि जैसे राइस का हम यील्ड बढ़ा देते हैं तो फिर उससे प्रॉब्लम ये है कि मतलब जैसे छत्तीसगढ़ का ऐसा रहता है कि फॉर 15 क्विंटल्स गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग देम like per quintal government is providing them 25,000 rupees and after 15 quintal government उनको बोलती है कि आप जाके लोकल मार्केट पे बेचो तो पर क्विंटल का प्राइस 1300 में गिर जाता है. तो जैसे अगर हम यील्ड को बढ़ा रहे हैं तो फिर अगर फार्मर ढंग से मार्केटिंग नहीं कर पा रहा तो उसका तो ओवरऑल लॉस भी हो सकता है. तो इस केस को हम कैसे देखते हैं? Subranil ji, see, I think I understood your question, but it is pertaining to marketing, sales of the product. If the farmer is not getting good price, if he produces more, it's a different question. But if we look at the world today from the perspective of the humanity, the food security, and the global warming, I think the primary objective should be to produce more, produce it by regenerative method, produce it with less dependence by the farmer on other things like rain, labor, tractor, and so on. It should be an easy method. So we must produce more today. Today's situation, we have to make efforts. So what has happened today, that the demand is there. The soils have become very sick and the global warming is affecting severely. Like for example, last year this time, we did not know anything about COVID, but COVID is there. And now everybody, the whole world is trying to solve the problem. In turn, we are losing a lot of wealth generation. In turn, we are losing a lot of lives. We have suffered big losses. Who knows where will this lead to in next 2 years, 5 years, 10 years down the line. So we have to prepare positively. If we have to think positively and prepare positively, we must go for regenerative method of farming, which will be accepted by the farmers, which will be easy for the farmers to grow. And SRT is this method.
I think I have tried answering your question the way I could, but Suprita was trying to say something else. She was trying to say that there are areas which are flood prone. Yes. And how to grow food, especially rice, in flood prone area. Rasika was the classic example. Rasika's plot this year also got flooded, inundated. 10 to 15 feet height of water column on top of the rice crop. Her neighbors' fields trying to grow traditionally, they lost the crop, they lost the soil. But her crop, not only she got the good crop, but she got the best crop. She got the best award of the taluk in getting 7 tons per hectare. Really fantastic. Yeah, absolutely great. Great for Rasika. And Rasika was not the only farmer. There were last year in Maharashtra at least 50 farmers who faced this problem, and still they performed very well. So what this it shows that SRT is a climate smart agriculture, climate smart farm technique. And this is both ways. If there is high rainfall, if there is low rainfall, in both cases, SRT performs well. So what actually happens as the science? What is important is the health of the soil. And health of the soil is not percent nitrogen. It's not percent NPK and all that. It is the structure of the soil. It is the soil aggregation of the soil. It is organic carbon of the soil. It is biodiversity of the soil. These are the factors which determine the health of the soil. And these are the factors that are determined by percent organic carbon of the soil. SRT makes sure that percent organic carbon of the soil goes up, the soil aggregation improves, the soil health improves. So in either case, whether it is flood prone or whether it is drought prone, in both the cases, in all different types of crops, whether it is cotton, whether it is pulses, whether it is vegetables, oil crops, groundnut, onion, you can name it, and SRT is there to help you. So I have answered both the questions. Suprita, I'm ready to take the next question. Sir, I had one more question. Please. Sir, like if we are using SRT method, तो सर हर साल कितना कार्बन परसेंटेज हम सॉइल में बढ़ा सकते हैं? Wow, I'm so glad to hear that question. I see there is somebody from AgriCos here sitting. Yeah, very nice, very nice. So this is one of the questions, Suprita. Its world is really, you know, asking to the whole farming community and all agri technology to make his question quick. SRT is able to fix 0.5% carbon increase. 0.5%, that's very big. Our average of India today is less than 0.5. Average of Maharashtra is 0.4. Average of many other states is 0.2. For example, we went to Jaipur, the town which is गोद में लिया है मोदी जी ने, अपने प्राइम मिनिस्टर ने, जयपुर इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट. द मुखिया का जो उनका खेत है, उसका जो है ऑर्गेनिक कार्बन इज 0.15, जबकि होना चाहिए 1%. Subranil can tell you it should be minimum 1%, but it has gone down to 0.5. And वो जो रास्ता है, वो जो path है, it is the modern method of agriculture of plowing. Whereas Saguna Bagh, my farm, it was 0.3. Now it is 1 to 1.5%. And if we increase Suprita, organic carbon by 0.5%, it is fixing 9 ton of carbon dioxide per year per acre. 9 ton of carbon dioxide fixing per year per acre. That is directly related to global warming, and that is directly related for carbon incentive to the farmer. We have started
carbon incentive program first time in the country with the help of a scientist from World Bank, Dr. Emmanuel De Silva. We are giving to the farmers. This year it is only restricted to 20 farmers. We are giving 3,000 rupees for half an acre to the farmer if he accepts SRT method, and if he demonstrates his first soil sample to last soil sample, the difference of increased organic carbon by 0.4 or 0.5%, we will be able to give him 3,000 rupees. And in fact, Anil, our associate, my associate Anil, can throw really good light on this method that we have to see. Anil, can you please, Suprita, do you think Anil should give you some insights on carbon incentive program? Sure, sir. Sure. Anil, go ahead. Whichever language you want to speak, Anil. हाँ जी, नमस्ते। मैं हूँ अनिल और मैं दादा के साथ पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ और मेरी पढ़ाई भी एग्रीकल्चर में हुई है। और ये जो अभी दादा बता रहा है कि कार्बन फार्मिंग का ये प्रोजेक्ट जो अभी इंडिया में लॉन्च हुआ, डॉक्टर इमैनुअल जो वर्ल्ड बैंक के है, उन्होंने और दादा की वो आइडिया है। तो हम ये महाराष्ट्र में 2 जगह पर कर रहे हैं। एक तो हमारा कोंकण एरिया है और एक पश्चिम महाराष्ट्र में यानी कि पुणे में कर रहे हैं। तो दोनों एरिया में यानी कि हमारे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 10 फार्मर है और पुणे डिस्ट्रिक्ट में 10 फार्मर है। और दोनों का हम ये जो कार्बन फार्मिंग का प्रोजेक्ट है ये 3 साल चलेगा। और बिफोर उनका जैसे कि कोई भी जैसे कि इनिशियल जो सॉइल सैंपल है, इसमें हम सॉइल सैंपल्स लेकर उसका एनालिसिस करने वाले हैं और उसमें हम ऑर्गेनिक कार्बन की जो मात्रा है वो हम चेक करने वाले हैं कि जैसे एसआरटी करने से पहले कि उस फार्मर का ऑर्गेनिक कार्बन कितना है वो हम मेजर करने वाले हैं। एसआरटी शुरू करने के बाद पहली फसल काटने के बाद वापस हम सॉइल सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन चेक करेंगे कि कितना है। ऐसा ये जो 3 साल तक ये चलेगा और हर साल उस किसान को जितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा है, जैसे कि समझो कि एसआरटी से 0.5% ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, ऐसा हमारा दावा है और हमने ये सॉइल एनालिसिस करके ये प्रूव किया है। तो जैसे ही किसानों का ये सॉइल सैंपल चेक करके हर साल एक किसान के पास कितना ऑर्गेनिक कार्बन उसके खेत में बढ़ा है, उससे उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, उसको कार्बन चेक दिया जाएगा। ऐसा ये प्रोजेक्ट है और ये हम 1 साल उसका पूरा हो चुका है और अभी ये कोविड आने के वजह से हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर अभी तक रुके हुए हैं क्योंकि सॉइल सैंपल्स एनालिसिस होना ये अभी बाकी है। पर ये प्रोजेक्ट बहुत यानी कि मायना रखेगा सारे फार्मर को, बहुत यानी कि जो भी ये कार्बन यानी कि ये किसानों के लिए एक इंश्योरेंस रहेगा। जैसे कि समझो कि सारी कंपनियां देखो कि जैसे कोई कोयला जलाता है यानी कि बहुत सारे पोल्यूशंस करते हैं, तो हर एक कंपनी को पोल्यूशन करते हैं तो उनको डांट पड़ती है, उनको बोलते हैं सारे लोग यानी कि पूरे दुनिया में उनके तरफ उंगली दिखाते हैं कि इनके वजह से ये पोल्यूशन हो रहा है। पर वो पोल्यूशन रोकने के लिए वो कुछ क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कार्बन फार्मिंग ये एक अच्छा तरीका होगा कि उसमें वो किसानों को मदद करे, वो किसानों को कार्बन चेक दे, वो किसानों को कार्बन इंसेंटिव दे कि तू इतना बड़ा काम कर रहा है, हम पोल्यूशन कर रहे हैं पर तू तो पोल्यूशन मिटा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है तू फिक्स कर रहा है। तो ये जो बढ़िया काम किसान कर रहा है इसके लिए उसको ये इंश्योरेंस मिलेगा किसानों को कि अगर जैसे कि ड्रॉट आया, फ्लड हुआ, ऐसे जैसे कोविड आया है, ऐसी अलग अलग नेचुरल कैलामिटीज आ जाएंगी, तब उस टाइम पे उस किसानों को ये कार्बन इंसेंटिव के द्वारा उनको एक इंश्योरेंस मिलेगा जो उनको उनका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, उनको खेती में ही उनको रहने देगा। तो ये इस कार्बन फार्मिंग का जो प्रोजेक्ट है उसका एम है। और इस तरीके से ये जैसे ये पायलट प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है, हम लोगों ने ये शुरू किया है इंडिया में, पर ये बढ़ना चाहिए। पर अभी इसमें और कुछ अलग अलग चीजें हम करने वाले हैं।
उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ये बेसिकली ये ऐसा कार्बन फार्मिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर हम शुरू किए हैं और किसान इसमें अभी जुड़ रहे हैं, पर और कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाना चाहिए। थैंक यू दादा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी अनिल नॉर्मली यही होता है, लेकिन अनिल उसके गांव गया है गणपति के लिए 300 किलोमीटर पे, एक छोटे से गांव से आप सब लोगों के साथ संवाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत बढ़िया अनिल। और दो और क्वेश्चंस हम ले सकते हैं, बस 10 मिनट और लगेंगे, 5 मिनट। वेरी गुड, वेरी गुड सुप्रीता। आई वांट टू टेल यू दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि ये जो काम है कार्बन इंसेंटिव, ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है आर्ट ऑफ लिविंग, गुरुजी का बहुत बड़ा नाम है। गुरुजी सब जगह पहुंच सकते हैं। गुरुजी ने अगर ये लिया तो ये कार्बन इंसेंटिव से आम किसान बहुत खुश हो सकते हैं। और सुब्रनील जैसे यूथ आपके साथ है, ये सब बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा, और पूरे वर्ल्ड को एक आदर्श बता सकता है। मतलब इसमें अध्यात्म भी है, इसमें पर्यावरण भी है, इसमें किसान भी है, इसमें फूड प्रोडक्शन भी है, इसमें यूथ भी है, इसमें साइंस भी है। सब मिलकर ये कोई एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अनिल ने ये अच्छी तरह से समझा दिया, मतलब आपके सामने रखा है। थैंक यू वेरी मच। हम तो थके नहीं है, हम आपके साथ और पूरा दिन भर बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पैशन है। हमारी पूरी टीम, ये कभी हम थकेंगे नहीं। लेकिन आपको जितना, एक क्वेश्चन लो, 10 लो, 20 लो, 2 लो, या प्लीज। मृणाली को क्वेश्चन है। मृणाली छत्तीसगढ़ से है। नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया जी सर, मैं उड़ीसा से हूँ और कोई बात नहीं। और मेरे लिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बहुत नजदीक है सर। तो एक्चुअली सर मैं अपने कॉलेज में एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी सर। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि जो चारकोल होता है, बायो चारकोल होता है, तो वो जब हम लोग सॉइल में डालते हैं तो सॉइल का कार्बन भी इंक्रीज होता है, और वो हम लोग ऐसे डिग्रेडेड सॉइल्स में यूज कर सकते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? मतलब हम लोग वो डालने से कुछ फायदा होता है कि नहीं वैसा? बहुत सुंदर प्रश्न है मृणाली। ऐसे है कि आज वर्ल्ड क्या सोच रहा है, पूरा जग, मतलब सही ढंग से देखो तो ये पूरी जो आज हम अभी बात कर रहे हैं, उसमें हम क्या सोच रहे हैं कि किसान का काम जो है वो आसान होना जरूरी है। किसान के लिए कुछ तो अच्छे दिन आना जरूरी है। जैसे बाजू में बैठा हुआ परशुराम आपने देखा, हंसता हुआ परशुराम, जो कि 6 साल पहले, 7 साल पहले बहुत परेशान था। हर किसान आज देश का, उड़ीसा का किसान भी आज बहुत परेशान है। कुछ भी नहीं तो साइक्लोन भी आ जाता है, तो कुछ ना कुछ करके किसान परेशानी से लड़ रहा है। उसके लिए और एक नई समस्या बनाना, भाई तू जाके चारकोल ढूंढ, और चारकोल ढूंढ के वो खेत में ला। भाई चारकोल बेचने वाला बोलेगा अभी तो हमें जंगल काट के उसका चारकोल बनाना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें जो है, हाँ चारकोल जरूर कुछ काम मदद कर सकता है, लेकिन चारकोल काम जो करेगा वो जिस खेत में 10 गोनी धान पैदा हो रहा है उसमें 11 गोनी या 12 गोनी पैदा कर सकता है। लेकिन SRT मेथड से जो चारकोल में है ऑर्गेनिक कार्बन, वही चारकोल, वही ऑर्गेनिक कार्बन in a better form can be provided by not plowing the land and by leaving the roots of the previous crop in the soil. Organic carbon का जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, is made up of C, H and O, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से जो पदार्थ बनता है इज ऑर्गेनिक कार्बन। अरे बंद करना। चारकोल अगर वो लकड़ी से डाइजेस्ट करके, बर्न करके, पार्शियल बर्निंग करके बनाते हैं, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी इमिट होता है।
लेकिन पहले फसल के जड़ रूट्स अगर जमीन में रख दिए इंटैक्ट विदाउट हर्टिंग and they are allowed to decay slowly, they give better results. जिस खेत में 10 गोनी चावल पैदा होता है उसमें 11 गोनी बनेगा चारकोल डालने से, लेकिन रूट्स ऑफ द प्रीवियस क्रॉप रखने से 20 गोनी मिलेगा। अच्छी बात कौन सी है? दैट इज कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, दैट इज रीजनरेटिव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। SRT बहुत इतनी आसान है, इतनी सुविधा है कि किसान को उसके जो 4 बांध है, उसके जो 4 बाउंड्रीज है, बाहर जाने की जरूरत नहीं। मृणाली, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला? जी जी सर, जी सर। लेकिन सर सपोज अभी बहुत सारा वेस्ट लैंड है इंडिया में, अगर हम लोग को उनको कन्वर्ट करना है तो फिर मैंने मतलब एक जो आर्टिकल पढ़ा था वो आसाम में था कि उन्होंने जो ऑर्चर्ड्स होते हैं वहाँ पे उन लोगों ने चारकोल का ट्रीटमेंट किया, फिर उनका सॉइल का क्वालिटी काफी इंक्रीज हो गया। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही थी जो वेस्ट लैंड्स है, अगर हम लोग को वहाँ पे अगर हम लोग चारकोल का ट्रीटमेंट करते हैं तो उस पे आपका ओपिनियन पूछ रही थी। Very good, very good. I will let me clear that because this leads to something else which is something very important. आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा एक काम SRT खेतों में चल रहा है, वैसे हमारा और एक काम है वो SVT, सगुना वन संवर्धन तंत्र, जिसमें जो जमीन वेस्टलैंड को, हिल्स को, फॉरेस्ट को आग लगता है, वनवा लगता है, जो फॉरेस्ट फायर, वाइल्ड फायर लगता है, वो रोकने का एक दूसरा तरीका हम ढूंढे है हमारी टीम, और वो एक दूसरा एक मार्ग है। उसमें आग लगने से instead of the wasteland and the forest taking fire, we convert that organic matter into biomass. So wasteland, in fact, yesterday where I went, there was a 300 acres of land which is going waste. Actually, it's a very productive, very good land. 12 round the year there is ample of water flowing in the river nearby. So that land बहुत बड़ा resource है इस देश का. We will convert that resource into a mine of gold. With that technique, ये असम का जो जगह है, instead of bringing charcoal and throwing it into, it's not only making the lands rich in organic carbon. You also have to do weed management. You also have to take the right crops in the right method. You also have to do proper irrigation and make sure that water holding capacity of the soil increases. There are many factors to make a wasteland, to turn it into a resource which is producing food and which is producing biomass, which is good for human being. Uske liye, the better method, what we are adopting is we spray the wasteland or hill slopes or the embankments of the fields with weedicide. So when you kill the weeds, when they are full of water and when they are full of life, with the help of weedicides, the weeds die and they become food for microorganisms and they become food for earthworms. They make both of these microbes and earthworms, they come there naturally. They come there naturally and they make the soil aerobic. They make the soil, they plow the land 10 feet, 8 feet deep with their methods. And they make the soil feasible for growing crops. So this is a easier, much effective, without costing any money. This is a much easier method to convert a wasteland into a resource. So Akshay has one question. Yeah, please. सर अभी फार्मिंग में खरपतवार जो है मतलब वीड्स है उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और हैंड वीडिंग के लिए फार्मर के पास लेबर अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है SRT में?
Yeah. Very good. I'm really glad Akshay Bankar. Bankar name indicates from Pune district. Are you from Nasik. Nasik. Okay. Pune and Nasik. For me again, it's like Orissa and Chhattisgarh. It's one and the same. It's farmer. It's farmer after all. Mrinali, I like that your smile. It's beautiful smile. So thank you, Suprita, for bringing all these wonderful people in contact with me. So Akshay, Kharpatwar, the weeds is a major problem all over the world. How to manage weeds? Normally, the modern science says weeds are enemies. So remove the weeds and throw them out of the field, burn them. But weeds actually, according to our philosophy, weeds are there to help us. Weeds take care of all unwanted things in the soil. They remove them and in turn they form the biomass. They convert themselves into biomass, which is useful in transforming that into organic carbon. And again, through the 4 steps: photosynthesis, resynthesis, exudation, and humification. So instead of removing the weeds by hand, Kharpatwar, or by plowing, or by intercultivation, we kill the weeds with weedicides. We use 2 different types of weedicides. We use one general purpose weedicide after harvesting the crop, and we kill the weeds in situ where they are. We kill them so they become juice for the land, and the land becomes very, very fertile. That weed, instead of, if you remove them, they dry, they burn after 35 degrees centigrade. They unite with oxygen in the air, form CO2 and go in the air. Instead of that, if we kill them at the place where they are, with the help of weedicide, they die, and all the juice becomes thick and it gets absorbed into the soil. The weeds become food for earthworms, and they automatically, earthworms and microbe population increases, and the soil becomes fertile. So one method is to use general purpose weedicide after harvesting the first crop, and after sowing the next crop, we use selective weedicides. Selective weedicides are the chemicals, when we spray, they allow only the crop which you want. Like for example, either if you want rice, if you want groundnut, if you want maize to come up and everything else get killed, it is possible. So it is pre-emergence weedicide, and there is post-emergence weedicide, post-emergence selective weedicide. So it's some management of weedicides. Now many of you have been corrupted in your mind by the term chemicals and Vishayukta Kheti and Vishamukta Kheti. It is a big corruption of our mind. There is nothing called as chemical which is really, really bad. We ourselves, I'm a bag of chemicals, walking and talking. Do you eat salt in your food every day? It is terrible chemical. Do you eat sugar? That's even worse chemical. All this. Do you drink water? Water? That's pure chemical. But these chemicals there are some harmful chemicals and there are some good chemicals. You need to use chemicals wisely. Never before than today. Today is a situation when we have to be a smart farmer. We have to make sure. I gave you 3 objectives to think earlier. Do you want earthworms? Do you want your soil to be worried about, or you want money? And do you want to make sure that the food is there? So all these aspects, if you want to pay attention to and achieve all the objectives together, you have to be a smart farmer. And smart farmer can be performed with smart method of agriculture. SRT is one such method. And according to a scientist in Germany, SRT will write history.
without any support from anybody, we have been able to take this movement to 3,000 farmers in 20 districts of Maharashtra. It has become a movement. We started it, we searched it for our own sake, but when I saw that it is useful for other farmers, we took it to our team like Parshuram, Anil, Jagruti and all the team all over Maharashtra. We took it to the farmers, and our expectations are nothing. We don't charge them fee. We don't teach them with money. We don't take anything from them. We even don't want their vote. I'm not going to stand for any election. So we don't want anything. We want to see happy farmer. Our objective is happy farmer, happy soil, and happy environment. I wanted to mention one more person here. There is Dr. Sugandha Shetty. Sugandha Shetty is a professor and head of the Department of Environment Sciences at Somaiya Institute, Somaiya University in Vidya Vihar, Mumbai. So I'm speaking all these things, making these statements, scientific statements in front of this great scientist. So you know I'm not lying. Please be, I want to be your friends, and whichever way I can help you and work with you together. There is Dr. Sugandha Shetty. You can see her. And Professor, I hope you can catch my neck if I've lied. No, you are not lying. I have seen his experiments and I'm really happy and proud of him. And we must spread it as many people, as many farmers all over India. And these are the various ways in which Dada is trying to reach everybody through various media. And we must, the way we can help him, we must try to help him out. I'm really happy and nice to see all young people who are entering into agriculture sector, and through various organizations like your organization. I think this is the way we can reach out to people, and we can make real difference instead of having scientific papers which makes no difference to anybody. So I believe in that, in action, and not only research, but the action with research will make more impact all over the world. So for that, we have to join our hands and come forward. And agricultural scientist, environmental scientist, chemist. I'm basically a chemist, physical chemistry teacher. And I'm attracted to environmental science because of Dada's work. I said, now I want to become farmer. I'm bent upon leaving my job and going into agriculture now. So that much impact he has made on my life. Wow. So yeah, thank you so much. Thank you so much for. Wow, great. Yes, he's great. He's great. That's amazing. We would love to visit Saguna Bagh. Yes, you must visit. You must visit Saguna Bagh and his experiments which he keeps showing. To see those farms, then you really feel like, yes, we must enter into this right away. Sure, we will visit. Sir, one last question. Tejas is there. Tejas has one question. Please, Tejas. ये अभी एसआरटी से इतना फायदा होता है वगैरह सुन के बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तब ये जब कोई पूछे कि फार्मर की एग्जैक्टली करना क्या है एसआरटी में, तो एग्जैक्ट उसका प्रोसेस कैसे होता है? Tejas, Suprita, should I continue answering in Hindi or you? Hindi is fine, sir. No problem. Okay. No, I want to make sure that our friends from South India also must benefit. Is there anybody from South India? Ananta is there, but he understands Hindi. He understands. Okay. बहुत बढ़िया, ठीक है तेजस भाई। या एग्जैक्टली किसान को क्या करना है, ऐसा है कि हम अभी तक जितना भी काम किए हैं, we physically went to the farmers. We physically took कुछ मंदिर में, कोई स्कूल में, किसी किसान के घर में, वहां जाके हम किसानों को इकट्ठा करके उसको बताया। हमारे पास एक छोटी सी बुकलेट भी है, उसका डिस्ट्रीब्यूट भी हम किया, और एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं किसान, वो गांव में जाके एक डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं। और ऐसा जब हम करते थे, और हमारे कुल मिलकर मेरे ख्याल से एक
10 जनों का टीम था, वो सब जाके गांव-गांव में ये सब काम करते थे महाराष्ट्र में। लेकिन उससे हमारे जो नए किसान हर साल बनते थे, वो कभी शुरू में पहले साल 2000 मेरे ख्याल से 12-13 में हमें 30 किसान मिल गए। बाद में धीरे धीरे हमें एक साल में कभी 100 मिलते थे, कभी 200 मिलते थे। लेकिन इस साल कोविड के जमाने में, दिस इज कोविड ईरा, वो कोविड के जमाने में हम कहीं जा नहीं सकते हैं। सो थ्रू वेबिनार्स वी गेव डेमोन्स्ट्रेशन, हम लेक्चर दिए, और इंस्टेड ऑफ 100, 200, 300 किसान, इस साल हमारे 400 किसान, और हर राज्य में 20 डिस्ट्रिक्ट्स में और हर अलग अलग राज्यों में, उतना ही नहीं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नाइजीरिया में वो लोग अभी चालू किए हैं। और जिन किसानों को मैं आज तक कभी मिला नहीं, जैसे नागपुर में एक किसान है जिनका नाम है मिस्टर श्रीनिवास पंडे, श्रीनिवास जी को मैं कभी मिला नहीं। His farm is so good now. He takes wheat after rice without burning the rice straw, stubble burning नहीं करता है, और उनका उत्पाद दुगुना हो गया, चावल का भी दुगुना हो गया और व्हीट का भी दुगुना हो गया। तो इतना ये प्रभावी तरीके से we have emerged, our team has emerged। और जो नीडी किसान है, अगर नीडी किसान है और लोग, और एक उदाहरण मैं देता हूं, एक उधर गढ़चिरौली करके महाराष्ट्र का जो इलाका है, गढ़चिरौली आप शायद जानते हो सब लोग, वो गढ़चिरौली का एक किसान, यूथ आपके जैसा, वो मुझे बता रहा था कि दादा मैं आपका ये बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये है वो है, मेरे पिताजी मेरे पर नाराज है कि मैं विदाउट प्लाविंग खेती करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा आपके ऊपर बहुत भरोसा है, और पहले 1.5 महीने में ही मेरे पिताजी बहुत खुश हो गए, बोले अभी पूरी खेती एसआरटी से ही करो। तो मैं बोला आपसे तो कभी मिला नहीं। हाँ, लेकिन अरे मैं बोला कि हम कल एक नया वीडियो, हम क्या करते हैं, ये हमारा जो अनिल है, अनिल और मैं मिलके छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं, 6 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, और वो वीडियो हम अपलोड करते हैं। अनिल ने एक हमारा एसआरटी का वीडियो चैनल, क्या बोलता है काय का चैनल, यूट्यूब चैनल भी बना दिया है। मैं उसको बोला अरे हम एक बहुत बड़ा बढ़िया कल वीडियो बनाया है कि किसान ने एसआरटी में फर्टिलाइजर कैसे अप्लाई करना है, वो फेंको मत, क्योंकि उससे पर्यावरण का नुकसान होता है, फर्टिलाइजर का लॉस होता है। देयर इज अ सिंपल, एक छोटा सा 3 मिनट का, मैं आपको अभी भेजता हूँ। उस किसान ने क्या बोला, वो गांव का गढ़चिरौली पूरा पछड़ा हुआ जिला, वो किसान बोलता था मैं वो देख लिया, वो वीडियो में देख लिया। अरे मैं बोला वो तो हम कल सुबह बनाया, आप कैसे देख सकते हो उसको? अरे वो देखो उसमें वो नहीं है, उसमें हम केचुए दिखा रहे। हाँ मैं वो बोल रहा है मुझे, हम केचुए भी देख लिए, हम वो वीडियो देख लिया। वो बंदा हमारे वो यूट्यूब चैनल को क्या कुछ करता है, जैसे ही कुछ नई वीडियो अनिल अपलोड करता है उसको पता चलता है और वो तुरंत देख लेता है। तो तेजस भाई, ये तकनीक रादर देन ट्राइंग टू टेल यू नाउ, या कभी हम कर सकते हैं किसानों को लेकर, हम ये पूरा फिर से पूरा ये टैप डांस बोलते हैं या कथक नृत्य जो है वो मैं पूरा नई तरीके से फिर से कर सकता हूँ। लेकिन आपके लिए मैं एक आसान तरीका बताता हूँ कि YouTube चैनल हमारा है जो अनिल बनाता है, और हम आपको 2 नंबर देते हैं, टेलीफोन नंबर। सुप्रीता आपके पास नंबर है? मेरा तो है। जी सर आपका है नंबर सुप्रीता। और अनिल का नंबर लिख लो, अनिल का नंबर लिख लो। इट इज 7798 720272 7798720272। ये अनिल का नंबर है, हमारे दोनों नंबर व्हाट्सएप पर है। यू सेंड अस द मैसेज, वी विल रिस्पॉन्ड।
You form a group. We will give you all the inputs. लेकिन हमें मदद कहाँ लगेगी सुप्रीता? जी सर। कि जितना भी हमारे पास मटेरियल मराठी में है, उतना हिंदी में नहीं है, उतना अंग्रेजी में नहीं है. We need some help. You translate it in your language. ये ओरिया जो है वो ओरिया में ट्रांसलेट कर सकती है. Anybody from South India can translate in their language. And so you translate it, give it to your farmers. This way we can reach the farmers. And हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है, 48 years का एक्सपीरियंस हम आपके सामने हमारी झोली खोल के रखी है. जितना चाहिए उठा के ले जाओ. ठीक है ना? ले जाओ भाई. यस यस. हाँ. और जहां भी आपके किसान की गाड़ी अटकेगी वहां पर हम आके आपको पूरी तरह से मदद करेंगे. जी सर, बिल्कुल हम रेडी. हम टीम ऑफ वॉलंटियर्स हैं, अलग अलग जगह से है. मलयालम में कर सकते हैं, मराठी से हिंदी में, इंग्लिश में, उड़िया, बंगाली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. और हम अपने फार्मर्स को भी आपके साथ जरूर कनेक्ट करेंगे. आंध्र प्रदेश में कुछ फार्मर्स हैं जो कि परेशान हो रहे हैं क्योंकि खरीफ में उनके खेत में काफी भर जाता है पानी और रबी में सूखा पड़ जाता है. तो SRT मेरे को लगता है काफी मदद करेगा उन्हें. तो हम जरूर कनेक्ट करेंगे फार्मर्स. वेरी गुड, वेरी गुड. आपको परशुराम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी. उसमें SRT में ऐसा होता है कि केचुए आते हैं और माइक्रोब्स आते हैं और जो पहले फसल के रूट्स हम मिट्टी में रखते हैं उससे ये जो वाटर इन्फिल्ट्रेशन, पानी मतलब जो पानी एक्सेस पानी है वो मिट्टी में, वो भूमाता के पेट में जाना जरूरी है. और वो पेट में जाने वाले वो प्रोसेस क्या है, वो कैसे इंप्रूव होती है, उसको जो साइल एग्रीगेशन बोलते हैं. वो हमारे 3 एक्सपेरिमेंट है. आधा मिनट का एक 30 सेकंड का एक एक्सपेरिमेंट. आप मेरे ख्याल से वो देख लेना, क्योंकि परशुराम ने जो बात बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके टीम को ये भी थोड़ा सा समझना अच्छा रहेगा. प्लीज टेक अ लुक. जी सर. Experiments. We are going to show you how soil aggregation works in zero-till method of cultivation and what are the effects of water percolation in the soil or whether it flows away as a surface flow. In the first experiment, I'm going to show you two clods from 2 different soils. Clod on the left hand side is from SRT zero-till method of cultivation, where the soil was not plowed for 6 years. And on the right side, the clod is from the cultivated soil, conventionally cultivated soil, where the soil has been plowed and bundled for 2 times a year. And see what happens. We have taken 2 clods and put in the water with the sieve, and you can see on the left hand side jar, the soil is not falling apart, whereas the soil is falling apart on the right hand side, which is a tilled soil. So the capacity of the soil to hold on when the first rain come, and whether that soil should flow away in the flood or it should hold on. In the second experiment, I'm going to show you what happens about the surface flow when the artificial rain falls on that particular soil. Now this is the soil from tilled field, which is plowed and all that conventionally. And in the second case, we are going to take soil from the zero-till SRT method of field. Now here what you see is we have taken 2 plastic boxes, and in these 2 plastic boxes, the bottom is removed where the sieve is fitted into the bottom of that particular box. And we have put on the left hand side, this is the zero-till soil, and on the right hand side, it is the conventionally tilled soil. The artificial measured quantity of water is fallen in the form of rain on both the boxes, and on the left hand side you can see where the water is going. The water is getting absorbed into the soil, and excess water goes at the bottom of the box, collected in the second box, whereas on the right hand side box, all the water is flowing in the form of surface flow, and it is coming in the front jar. It is getting collected. In the third experiment, I'm going to show you what happens when the water in the form of rain
falls on the soil, how it percolates, and whether it percolates, what quantity it percolates. Now this is, we have taken a plastic pipe and it is fitted into the conventional soil, conventional field, and we are pouring 2 liters of water in this particular plastic container, and we are measuring the time, how long it takes to percolate 2 liters of soil in situ, in that field. How long does it take to percolate completely? And you can see we are checking the time, and after 1 hour, so much of water is already left. Whereas this is a field which is zero-till field, SRT field, where no water, where no tilling was done for 6 years. Now here we are fitting this pipe in the same manner, and we are also pouring 2 liters of water in the same fashion, in this particular field. Now you can see this pipe is fitted, and we will pour 2 liters of water and measure the time. And let's wait and see what happens to that water and how long it takes. And within minutes, as you can see, we are putting the timer, and now you can see within 25 minutes, this is what happens to the water. All the water is gone, it's all percolated. So on the left hand side, it is a conventional method where the water remains, so much water remains after 1 hour. And on the right hand side, it is a SRT zero-till method where within 25 minutes, all the water gets absorbed to the soil. So this is something very important. And Suprita, yes, there is ample of material that we have collected in last maybe 10 years of this very specific work. Before I would hand over the mic to you, Suprita, I wish to ask Anil. I think Anil who is facing problem with his battery getting exhausted, but we have a website. It is www.srt-zerotill.com. But if you go on a web and say ask for SRT rice cultivation, you can reach us. We have ample of material written in the form of SRT newsletters. Almost 28 newsletters have been written. It contains information in English, and that is scientific information. Then there is we have a channel, YouTube channel. Anil is very active with Facebook page and all that. It is available. You tell us, and we are ready to help you out. Even if it is one farmer in one corner of your state or district or village, we would be delighted to help you. So thank you, Suprita, from the team SRT. Thank you so much, sir. We love your session. हमें बहुत अच्छा लगा आपका सेशन अटेंड करके, और सब परशुराम जी और रसिका जी और अनिल जी की बातें सुन के, और जागृति जी, बहुत अच्छा लगा। ये सब सक्सेस स्टोरीज जानकी सुगंधा जी भी थे। हाँ, तो और हमारे साथ बहुत सारे ये बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, सुब्रा, नीनू, मृणाली, अनंता, तो ये सब एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। सो दीज पीपल में कैन ऑर्गेनाइज अ सेशन फॉर देयर ओन क्लास, अपनी क्लास के लिए भी सेशन कर सकते हैं। पूरा बीएससी का शिशु यूनिवर्सिटी है कटक में, वहाँ के लिए, और इंडिविजुअली हम लोग भी फार्मर्स को मोबिलाइज कर सकते हैं। और साथ में आर्ट ऑफ लिविंग के काफ़ी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो हम ज़रूर से आपको कनेक्ट करेंगे फार्मर्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और हमने आपका 1 घंटे से ज़्यादा समय भी ले लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी एनर्जी देख के हमें भी एनर्जी आ गई, तो जी बिल्कुल। आपका नंबर हमारे पास है, हाँ, आपको सबके साथ शेयर कर लूंगी मैं। ओके देन, बाय।